बड़े डॉक्टर मित्तल साहब और अन्य हमारे सहयोगी पटल पे डॉक्टर भावना, मुकेश जी, आचार्य जी और भी हमारे हेल्प इंडिया के भी विद्वान जन, और जो मेरी जानकारी में नहीं है अभी, उन सभी को नमन प्रणाम। इसके साथ मेरा वक्तव्य शुरू करता हूँ और आपने समय दिया इसके लिए आप सभी का आभार करबद्ध निवेदन। डॉक्टर साहब आप अपनी कैमरा ऑफ कर आज लें का तो नेटवर्क ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ जी। धन्यवाद, बहुत सुझाव हो गया ऑफ। हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी चर्चा की, बहुत विद्वता का एहसास हुआ और मैं जिन मुद्दों को उठाना चाह रहा था डॉक्टर साहब ने उठा दिया और बहुत अच्छे जो उन्होंने वक्तव्य दिए इस संदर्भ में। हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं चाह करके भी हम सह रहे हैं, हम मजबूर हैं सहने को। तो ये एक क्या माने, इसमें हम बड़ा विचित्र कानूनी पचड़े भी इसके आगे हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय का भी इन्होंने जिक्र किया, वो भी इस मुद्दे को उठाते रहे और राजीव भाई के साथ में हम लोग ये मुद्दे तो उठाते ही रहे हैं और जिनका हम लोग राजीव भाई के पुराने साथी होने के नाते और इन मुद्दों में ज्यादातर जो है वैक्सीनेशन के खिलाफ होना या ना होना ये नहीं है। बात ये है कि हमारे आंकड़े हमें बता रहे हैं, मजबूर करते हैं कि हम उसके खिलाफ चलें या खिलाफत की बात करें। आंकड़े जो हैं अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े, उनसे बहुत हम परेशान हैं, हतप्रभ हैं। और आज के युग में जो ये कोरोना युग जो चल रहा है, ये भी इसका एक जीता जागता उदाहरण ही है। और जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी कोई नहीं हुई। इसके कई अन्य भी मेरे साथी लोग जो विदेशों में सेवाएं देते हैं पिछले, क्योंकि 30-35 सालों से हमारे पुराने साथी जो हमारे जुड़े हुए हैं और मेरे साथी जो क्योंकि मैं एलोपैथी में भी थोड़ा समय रहा तो और आयुर्वेद का तो है ही, तो दोनों जो पैथियां हैं वो सभी अच्छी हैं अपनी जगह। आयुर्वेद एक पुराना शास्त्र है जो आजमाया जा चुका है कई सालों से, उसके कोई साइड इफेक्ट अभी जैसा जान करके हमें गाइड किया जा रहा है सरकार द्वारा या विद्वानों द्वारा कि ये खा लीजिए, वे पी लीजिए, तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पुनर्विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जांच करके आयुर्वेद खुद उसको सजेस्ट नहीं करता, तो हम किस आधार पे इसको अनुमति दे सकते हैं कि आप ये भी खा लीजिए, वो भी खा लीजिए। अब कई लोग नहीं जरूरत होते हुए भी इम्यूनिटी बिल्ड के लिए मुझे फोन करते रहते हैं, डॉक्टर साहब बता दीजिए कोई काढ़ा बता दीजिए। जरूरत नहीं है, यदि हमारे पास में, हमें जरूरी नहीं है किसी चीज की, इसको प्रिकॉशनली लेने की कहाँ आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि डॉक्टर साहब ने इसी बात का मुद्दा उठाया था, यदि इम्यूनिटी में वहीं से शुरू कर रहा हूँ सारी चीजें, तो इम्यूनिटी जो है हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि मान लो जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यदि रोग है तो ही हम दवा का इस्तेमाल करें, रोग नहीं है उसके बावजूद भी हम लेते जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमें ओवर की तरफ धकेलेगा वो। तो बेहतर है कि हमें उससे दूर रहना चाहिए, इतनी आवश्यकता है कि हम कैसे कर सकते हैं। दवा लिखना पर्याप्त नहीं है, खान पान में सुधार करना ज्यादा अच्छा है, अपनी दिनचर्या में सुधार करना अच्छा है। इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद में सबसे अच्छा साधन जो है दिनचर्या नियमित करने के कहा गया। नियमित अभ्यास, प्राणायाम, योगा, ध्यान और ये सारी चीजों पे ज्यादा बल दिया गया, न कि आप दवाओं का प्रयोग करें। इसलिए उन्होंने वमन, विरेचन, पंचकर्म डॉक्टर साहब की आवाज चली गई क्या?
ओके, उनकी वॉइस क्लियर नहीं है अभी, तो वॉइस नहीं है डॉक्टर साहब की आवाज़। ये श्याम जी डॉक्टर साहब की आवाज़ आ रही थी, तो डॉक्टर भावना कह रही है कि उनकी आवाज़ नहीं आ रही। बीच में तो मुझे आ रहा था, अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, फिर से जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपकी आवाज़ जी बीच में चली गई थी। जी आपकी जी, आवाज़ मेरी बीच में आवाज़ नेटवर्क के कारण चली गई थी, और जब मैं नेटवर्क में तुरंत, वो जर्क था, एक छोटा सा जर्क आया तो वापस से जुड़ा, तो उसमें होस्ट की तरफ से नॉट अलाउ वाला कुछ साइन मेरे पास आया था, जिसके कारण से थोड़ा सा असुविधा हुई। मैं टेक्निकल कुछ बाधाएं हैं, वो थोड़ा दूर हो गई होंगी, तो हमारी अब वार्तालाप हाँ, शुरू कर एक मिनट सबसे पूछ लेता हूँ, जो लोग अभी अनम्यूट कर सकते हैं वो बताएं आवाज़ आ रही है, और जो नहीं अनम्यूट कर सकते हैं तो वो मैसेज लिखें। अभी आवाज़ आ रही है क्या डॉक्टर साहब? बोलिए जरा। आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। आवाज जी आ रही जी है। डॉक्टर प्रशांत जी की आवाज़ आ रही जी, है ना? वेरी गुड, धन्यवाद हाँ, धन्यवाद तो धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप मैं ये जो शुरू करता हूँ फिर से। पीपीटी फटाफट बताते जाइए, 15 मिनट के अंदर जी में जी आपको बताना। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी की चर्चा करते हैं। मैंने कुछ इम्यूनिटी के लिए कुछ पॉइंट बताए थे कि हम इम्यूनिटी हम बिना किसी जांच के, बिना किसी टेस्ट के, हम आसान भाषा में हर आदमी को कैसे समझा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार किया मैंने। तो इम्यूनिटी क्या है, वो पीपीटी जो बनाई थी वो तो अभी चल नहीं पा रही, कोई बात नहीं, जो है वो उससे अपन काम चलाएंगे। तो इम्यूनिटी क्या है, इस पर हमने चर्चा की थी, तो पिछले बार में तो वो बनाया होगा। तो शरीर के अपने जो रोग हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमने ये सभी जानते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारी इम्यूनिटी है। अ, उसके बाद में नेक्स्ट कर लीजिए, इम्यूनिटी का लेवल हम जांचे कैसे। तो क्या है, एक तरीका ये हो सकता है, मौसम बदल रहे हैं, हम बार बार बीमार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार देख सकते हैं। और बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से हम बीमार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद में वातावरण का परिवर्तन, हमारा टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, जैसे हम एसी के टेम्परेचर से बाहर जा रहे हैं, वापस गर्मी से ठंडे में, ठंडे से गर्मी में जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम बीमार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये इम्यूनिटी ही हमारा एक साधन है जो हमें बचा के रखता है। तो ये इस प्रकार के कुछ साइन हैं जिनको हम देख करके पता कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक है या अच्छी है। बीमार होने के बाद में लगने वाला, ठीक होने में समय जो लगता है, कई बार कईयों को जुकाम होता है, जुकाम होने के बाद में 7 दिन में लगभग ठीक हो जाता है अक्सर कर लोगों को। तो अ, ये ठीक हो जाता है, तो इसके लिए कोई आवश्यकता रहती नहीं है दवा की। बेहतर ये है कि कुछ सपोर्टिंग जो भी खान पान आपको लेना है वो लेती विटामिन सी वगैरह ऐसा कुछ चलता रहे तो ठीक है। यदि हम 7 दिन बाद भी हमारा ठीक नहीं हो पा रहा है, वो पक करके हमारा जुकाम बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम समझ जाए कि हमारी इम्यूनिटी में कुछ कमी है, उसमें उसको फिर आवश्यकता है ठीक करने की। बात कर लेते हैं हम, आगे बढ़ दीजिए आगे जी। बात करते हैं हम, शरीर के अंदर कारण क्या हो सकते हैं इम्यूनिटी खराब होने के। आज के कोरोना युग में हमें डर एक बड़ा सताता है कि हम क्या होगा, कैसे होगा, हमें लग जाएगा कोरोना, ऐसा कुछ स्ट्रेस, तनाव, हम हमेशा इस डर के कारण तनाव में रहते हैं। ये तनाव भी हमारी नींद खराब करता है। नींद खराब करता है तो हमारा पाचन क्रिया भी ठीक से नहीं चलती। उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन भी होता है। नशा यदि हम छोटा मोटा कर लेते हैं इसको देख करके कि चलो अभी टेंशन में कुछ कर लें, तो वो भी दिक्कत कर जाता है। ऐसे कई कारण है। फिजिकल एक्टिविटीज अब हमारी रही नहीं जिससे हम लोग कुछ बच सकें, तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो जिससे बाकी अन्य ऊपर के जो जितने भी हैं कारण, ये सारे के सारे उसमें लागू हो जाते हैं। खान पान भी हमारा जो है आजकल ठीक से रहा नहीं, हम पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर मैदा ये सारी चीजें का हम कर रहे हैं। तो हमारा खान पान जो है थोड़ा सा हमारे वातावरण के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल होने के कारण और पेट साफ न होने के कारण ये हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जा रही है। उसके बाद में अपन कोई दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं, चाहे वो उसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पेन किलर वगैरह इस टाइप के जो होते हैं। ये धातु क्षय जो होता है, धातु क्षय का मतलब चाहे वो ब्लड का बाहर निकल जाना या किसी उससे होना, ये धातु क्षय का मतलब हमारा ये मैथुन से भी हो सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो हमारा एक कारण बनती हैं। आचार्य जी आगे बढ़ाइए।
अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, ऐसा कुछ करें तो अपन कारण है उनको हटा दीजिए। पहले कारण और निवारण, आयुर्वेद बात करता है कारण की, पहले कारण आप जांचिए और फिर उसका निवारण कर दीजिए। क्या करना, स्ट्रेस रिलीज कर देना, उसके लिए क्या करना, डीप ब्रीथिंग करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, दिनचर्या को नियमित कर लेना। ये हमारा एक साधन हो सकता है। खान पान में बदलाव कर लेना, आसान जो पचने वाला भोजन है, गरिष्ठ भोजन से बचना, जो हमें डाइजेस्टेबल हो इजीली हमारे एनर्जी में, क्योंकि जो भोजन हमें पचता नहीं है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, वो खराब होता है, वो हमारे विष पैदा करता है, और जो विष पैदा करता है वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। तो ऐसा भोजन करें जो हमें शरीर को एक्सेप्टेबल हो, आराम से पचने वाला हो। अच्छी नींद लें, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन रखें, कोशिश करें। आगे कर दीजिए, पीपीटी को बढ़ा लीजिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं हम करते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी ठीक से रहेगी। छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। हमारी 7 धातु हैं जैसे आयुर्वेद में, बंद कर दीजिए इसको, हो गया काम। अब इसके बाद में हमारी प्रकृति आती है और इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो इम्यूनिटी बनती कैसे है? इम्यूनिटी हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार बनने का रीजन ये है। आप ये समझिए कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे 7 मंजिल का एक माला है, 7 मंजिल की पूरी बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर से कोई चला नहीं किया तो फर्स्ट फ्लोर आपकी आवाज फिर गई। प्रेशर से वाल बंद हो जाएगा। अब आ रही, आवाज आई। हेलो, अब आई आ रही? आवाज गई। हाँ, वो नेटवर्क। जी जी। तो जैसे 7 मंजिल का कोई हमारा स्टोरी का 7 मंजिल का कोई मकान है या कोई फ्लैट है, तो पहले माले के ऊपर जैसे हम पानी भरने के लिए हम मोटर को चला देते हैं, तो जब उसकी टंकी भर जाएगी तो उसका वाल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, तो सेकंड वाले में भरने लग जाएगा। फिर सेकंड वाले का जो वाल, वो टंकी भरते ही वो बॉल ऊपर उठेगा और उस अपने वाल को क्लोज कर देगा। ऐसे थर्ड वाले का भरेगा, ऐसे 4 5 6 7 का भी इस तरह से लास्ट तक ये क्रम रहेगा। ऐसा आयुर्वेद में बताया गया। तो पहली जो धातुएं हमारी 7 धातुएं, तो 7 धातुओं में हमारा रस, जो हम खाना खाते हैं, ये पहले रस बनता है, इसका पाचक होता है, पाचन होने के बाद में रस बनता है, रस बनने के बाद में ये इसमें कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होके उसके बाद में पाचन ठीक से हो गया, उसके बाद में ये रक्त में तब्दील होता है, फिर रक्त के बाद में मांस बनता है, फिर उसके बाद में मेद बनता है, फिर अस्थि, फिर मज्जा और शुक्र। इस तरह से ये 7 मंजिल का वो माला है, इसको इस तरह से समझें। तो जब ये हमारी 7 धातुएं पुष्ट होंगी, तब शुक्र तक पहुंचने तक, उसके बाद में ओज ही हमारी इम्यूनिटी है। यदि ठीक से हमारा ये पूरा चलता रहा, ये क्रम अच्छे से चलता रहा, रस हमारा ठीक से, यानी पाचन क्रिया हमारी ठीक से चलती रहती है। हमारी दिनचर्या गड़बड़ होगी तो पाचन क्रिया में भी हमारे हार्मोन्स और ये सारे रस धातु के ही पार्ट हैं। तो हार्मोन्स तो वैसे रक्त के अंदर देखा जाता है। आयुर्वेद में रस को जो है, जो आजकल जो रस, जो खाना पचने के बाद में जो हमारा रस निकलता है पहला वाला, ये जो रस है इसी से रक्त में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद में वो मांस बनता है। ऐसे पूरे 7 धातुओं का जो पोषण पूरा ठीक से हो जाए, तब समझिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी बिल्ट हो सकती है। यदि इसी के क्रम में कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो सकती। यदि किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने के लिए, किसी भी प्रकार के, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो, या आजकल ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है, ये भी सब इस धातु के क्रम में कहीं ना कहीं बीच में रुकावटें होने की वजह से है। तो इसके लिए हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको ठीक तक नहीं आती, जैसे हम लोग पालन करते हैं नियम, आचार्य जी पालन करते हैं, तो इनको कोई तकलीफ नहीं आती। कुछ आ भी, छोटी मोटी आई भी, तो वो खुद ब खुद सोल्व हो जाती है। इस तरह से ये क्रम जो चलता है, इस क्रम को यदि ठीक से बना रहे, तब हमारी एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिसके कारण हमें रोगों से लड़ने की एक बड़ी क्षमता प्राप्त होती है, और किसी भी प्रकार से हमें बीमारी आने का कोई रहता ही नहीं। तो संक्रमण से भी बीमारी आती है, या फिर हमारे लाइफ स्टाइल से भी बीमारी आती है। तो
लाइफ स्टाइल डिजीज में ये सारी आपने अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र कर रही है, ये शुगर वगैरह ये सारी चीजें हो सकती है, ऑटोइम्यून में भी कन्वर्ट होती हैं। तो एसिडिटी से शुरू होकर के कैंसर तक जाने वाली ये ऐसी बीमारियां जो हैं सारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, और संक्रमण से जुड़ी हुई सारी सारी बीमारियां जिसमें ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो 4-5 दिन शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं हमारे पास में, 5 दिन 7 दिन 9 दिन ऐसा 10 दिन ऐसा करके, ये 5-7 दिन का जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है वो शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि उसकी जेनेटिक मटेरियल इतनी है, और वायरस का भी वो शॉर्ट टर्म का है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहता, लेकिन वो स्प्रेड होना एक अलग बात है। तो इम्यूनिटी के लिए सबसे पहला आयुर्वेद में अच्छा से अच्छा प्रयोग यही बताया गया है, हमें सारी धातुएं, 7 धातुएं पुष्ट होनी चाहिए, ये सारी पुष्ट होती रहती हैं तो ठीक है, हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है। कोशिश करें कि हमें विटामिन सी और फाइबर जो है हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते रहे, पेट साफ रहे, कॉन्स्टिपेशन होता रहे, तो विटामिन सी जो है हमारा किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए काफ़ी है, और सिट्रिक जूसेस वगैरह है ये और बाकी मिनरल है, विटामिन है, ये हमें एनर्जेटिक बनाते हैं। कोई भी रोग होने पर हम यदि खाना छोड़ दें क्योंकि हमारा खाना पचाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो रोग से लड़ने के काम में आई, तो ऐसे 2 से 3 दिन हम कोई 3 दिन प्रयोग कर लें, खाना बंद कर दें, तो आयुर्वेद का मानना ये है कि वो हमारे रोग जो हैं स्वतः खुद ब खुद गायब हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी खुद उनको लड़के भगाने का क्षमता रखती है। और ऐसा भी माना जाता है कि रोगों का खाना ही अन्न है, तो आप अन्न देते रहिए। तो आयुर्वेद वाले चिकित्सक, आयुर्वेद के आयुष के चिकित्सक होते हैं ज़्यादातर, हमें क्या करते हैं, अन्न बंद कर देते हैं, उसके अलावा जो फ्रूट्स पर या सब्जी पर ले आते हैं, उनके शोरबे पर, उसके सार भाग पर ले आते हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें चलती हैं। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे, और उसी में आगे, क्योंकि बहुत कुछ डॉक्टर साहब ने बता चुके हैं, और इम्यूनिटी के लिए हमारे आचार्य लोग भी अभी हैं जो चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का हमारा व्यायाम होना चाहिए, किस प्रकार का, क्योंकि उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए। सारी चीज़ें बिल्ट हो जाएंगी तो फिर आगे भी क्रम बढ़ाना है हमें। तो आचार्य जी, मैं चाहूँगा कि हम आगे करें, और जो प्रश्न आएंगे उसका हम फटाफट उत्तर लेंगे क्रम से, और जैसा भी होगा हम सब पूरा पैनल साथ में प्रयास करेंगे कि अच्छा उत्तर दे पाए, संतुष्ट कर पाए। मैं चाहता हूँ 1 मिनट प्रकृति के बारे में भी बता दें डॉक्टर साहब, थोड़ा सा प्रकृति का भी ध्यान दे दें। जी जी, तो प्रकृति जो है हमारे पीपीटी निकाल लेता हूँ। जी हाँ जी, तो प्रकृति का मैं शॉर्ट में अपन पीपीटी लगाएंगे तो शायद समय हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही बता आप ऐसे बोलते रहिए, हाँ मैं दिखा दूंगा सर। तो पीपीटी जी हाँ, आप दिखा लीजिए, आप बोलते रहिए। हाँ जी, हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति वैसे हमारी शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रकृति मानी गई। तो पहले वात, पित्त और कफ, मुख्यतः वात, पित्त, कफ। उसके बाद में द्विदोषीय प्रकृति। द्विदोषीय प्रकृति की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा, मिक्स में आ जाता है, 2 एक साथ आ जाते हैं। द्विदोषी का मतलब 2 एक साथ। ये बहुत शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि समय का हमारे पास और भी वक्त है। तो द्विदोषी में कफ पित्त, कफ वात और वात कफ, इस तरह से। और त्रिदोषी में क्या होगा, वात पित्त कफ, यानी तीनों। तो वात जो प्रकृति है इसको निम्न स्तर की प्रकृति कहा जाता है, मध्यम जो पित्त और उत्तम कफ की मानी गई है। वात प्रकृति हम देख सकते हैं कि इसको अपन किसी भी प्रकार से, अपन ज्योतिष के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। भारतीय विधाओं में यही एक फायदा है कि जो बेस हमारा तैयार हो गया तो हम बहुत सारे विषय इससे आगे चला सकते हैं, अन्य विषयों में भी इसका सहयोग ले सकते हैं। प्रकृति यदि हमने जान ली मनुष्य की, तो क्या खाना है, क्या आहार का एक आहार शास्त्र के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी, क्योंकि हमें अभी आधुनिक विज्ञान से हम ये जानकारी तो मिल रही है कि इसमें दही है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मिनरल है, विटामिन है, बेसिलस बैक्टीरिया है, अन्य चीजें हैं, खा लीजिए। लेकिन पित्त प्रकृति वाले को यदि हम दे दें तो बड़ा विकट एक समस्या हो जाती है, लंबे समय तक उसको दिया जाए। तो दही की तासीर गर्म है, हम लोग जो हमेशा बात करते हैं क्या चीज तासीर ठंडी है, किसकी गर्म है, इसके आधार पे हमारे यहाँ पर आकलन होता है। तो हमें
एक तो गुण देखने होते हैं। गुण का मतलब जो उसके जैसे शुष्क है, ये ड्राई गुण है, उसमें सूखा गुण है, स्निग्ध है यानी चिकनापन है। तो कोई चिकित्सा करनी है तो हमें यहाँ ड्राइनेस आ रही है, मान लो हमारे पास ये इसमें अभी कोरोना का काल चल रहा है, अभी यहाँ पर ड्राई कफ है और ड्राई कफ के अंदर ये वायरस एकदम बिल्ट हो रहा है। तो अभी हमें इसको ड्राई कफ वाले को निपटने के लिए क्या करना होगा? अभी जो हमें ड्रिंक बताए जा रहे हैं यहाँ वहाँ, वो तो पर्याप्त नहीं है, वो तो बल्कि और उल्टा खराब करने वाले हैं। अभी डॉक्टर साहब उसके ऊपर चर्चा कर ही चुके हैं। तो बेहतर ये है कि हमें उसको समझना है, आयुष चिकित्सकों को भी ये बात समझनी होगी। और ये एक प्रमाण के तौर पर साक्ष्य है हमारे पास में। कई सालों में जो हमारे पेशेंट आते हैं वो बताते रहते हैं कि हमने ये खा लिया, हमने वो खा लिया, जिसके कारण अभी हमने नाक में खून होने लग गया, पैरों में तलवों में जलन होने लग गई, यूरिन में जलन होने लग गई। तो गर्म चीजें आप खाएंगे, इनकी तासीर गर्म ठंडी ये आपकी प्रकृति देख करके तय करना होता है। तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी प्रकृति का जानना जरूरी है। तो प्रकृति के जो गुण हैं हमें चिकित्सा के दृष्टिकोण से जानने जरूरी है। दूसरा, सामाजिक दृष्टिकोण से जानना जरूरी है। हमारे जो इस रिश्ते हैं, जैसे प्रकृति में हमें पता पड़ता है, वात का मैं एग्जांपल देता हूँ। वात प्रकृति का मनुष्य कैसा दिखता है? पतला दुबला दिखता है, तेज चलने वाला, हर काम को तेजी से करने वाला, जल्दी जल्दी बोलने वाला, जल्दी जल्दी खाने वाला, जल्दी जल्दी चलने वाला, इस प्रकार की प्रकृति रहती है उसकी। अब ऐसे व्यक्ति से वो खाली बढ़िया, उसमें एक्शन ज्यादा है, एक्शन नहीं है। चित्त वाले में क्या है? एक्शन है। वो कहेगा तो वो कर भी देगा, वात वाला कहेगा तो करेगा नहीं। और दूसरा, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उस व्यक्ति की, बहुत ज्यादा याददाश्त उसकी रहती नहीं है। तो क्या होता है, उसका फ्रेंड सर्कल तो बहुत बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो फ्रेंड सर्कल को कैच नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं होता। अगले पल जब कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे तो वो भूल जाएगा, हंस के तो बात करेगा, कहीं देखा है आपको, ऐसा कर लेगा, वो सब चीजें। लेकिन उसकी मेमोरी उसकी बात के कारण, बढ़ने के कारण उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इतना नहीं है उसमें। बहुत जल्दी ग्रेस्प करता है, ग्रेस्पिंग पावर हो सकता है अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी अच्छी नहीं। कफ प्रकृति के वालों को मेमोरी अच्छी है, तो उनको रोग जो आते हैं वो ज्यादातर ब्लॉकेज के आते हैं। पित्त वालों को क्या आएंगे? पित्त वालों को एसिडिक प्रॉब्लम्स जो भी हैं, बढ़ने की वजह से जो जलन हो रही है हाथ पैरों में, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। वात वालों को जोड़ों के संधिवात वगैरह इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। उनको ऑटोइम्यून डिजीज भी होगी तो ऐसी होगी, इसी प्रकार से रिलेटेड होगी। तो इससे हम डिजीज पकड़ सकते हैं उनकी प्रकृति जानने के बाद, उनके चाल चलन के साथ, उनके शरीर की डिडोल के साथ और उनके मानसिक प्रकृति के साथ में। ये सारी चीजें देख के हम समाज में भी उनको देख सकते हैं, रन कर सकते हैं, उनके साथ में ठीक बर्ताव कर सकते हैं। क्यों कर पाएंगे? वो इसलिए कर पाएंगे कि जैसे वात प्रकृति का व्यक्ति है, आज हम कहीं हमारे परिवार में एक बहू वात प्रकृति की आ जाती है, सास को यदि अनुभव है, प्रकृति की जानकारी है, तो वो उसका निर्वहन उसके साथ जीवन भर कर लेती है। आज जो तलाक होते हैं, 20,000 शादियां हो रही, 20,000 जो है तलाक हो रहे, इसका कारण ही यही है। हमें प्रकृति शास्त्र जो हमें पहले महिलाओं में वंशानुगत एक गुण था, पढ़ाया जाता था, माँ से बेटी, बेटी से और पूरे परिवार में होता था, वो हम भूल गए। हमें वो सब हटा के सब अंग्रेजी के पाठ्यक्रम पढ़ा शुरू के ये सब साफ कर दिया। तो हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान है वो किताबी ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। गुरु शिष्य परंपरा में पहले व्यवहारिक ज्ञान चलता था, तो हमें उससे वापस से जुड़ने की आवश्यकता है। तो व्यवहारिक ज्ञान में क्या हुआ कि वो गौण हो गई सारी चीजें जो व्यवहार के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। जैसे प्रकृति की बात कर रहे थे हम, तो वात प्रकृति की बहू है, तो सास को ज्यादा उससे आस नहीं करनी चाहिए कि ये वो दिखाएगी ज्यादा, काम कम करेगी। दिखाएगी ज्यादा, पूछ भी लेगी आपसे, मम्मी जी चाय ले आऊं, खाना ले आऊं, दूध ले आऊं। ऐसा होगा कि वो इतना ज्यादा या तो एक्टिवनेस बहुत ज्यादा दिखाएगी, लेकिन उसमें एक्शन कम दिखेगा। बातचीत में तो ज्यादा दिखेगा लेकिन एक्शन कम दिखेगा। सिर के बाल झड़ रहे होंगे, ये सारी परेशानियां देखने को मिलेगी। चश्मे का नंबर, एक चश्मे का नंबर ऊपर हो रहा होगा, एक नंबर बढ़ रहा होगा, एक घट रहा होगा। बाल झड़ने का क्रम भी चल रहा होगा। उसके बाद में उंगलियां तो फटेंगी, डिबाई फटेंगी, लेकिन उसमें ब्लडिंग नहीं आती। पित्त वाले के साथ में उंगलियां फटती है, डिबाई फटती है, लेकिन ब्लडिंग आती है। वात वाले को फटती नहीं है। इस तरह की प्रकृति हम शारीरिक अवस्था को देख करके और मानसिक अवस्था को देख करके हम
अपने समाज में एक निर्वहन का एक हिस्सा बन सकते हैं। और इसलिए भी ये प्रकृति का जानना जरूरी है। मान लो कब प्रकृति का व्यक्ति है, सपोज करिए हम किसी घर में गए, घर में जाने के बाद में आप देखेंगे 4 बच्चे खेल रहे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं, तब जल्दी से एक चुल वाला बच्चा आपके पास आएगा, पूछेगा अंकल पानी लाऊं क्या? ये बात प्रकृति का व्यक्ति है। कफ वाला आपसे पूछेगा ही नहीं, आपसे बात बड़ी धीरे से करेगा, बड़े प्यार से करेगा, पर उसको उठने में समय लगेगा, क्योंकि उसकी शारीरिक प्रकृति ढील डोल, उसमें वजन ज्यादा है, शरीर में भारीपन ज्यादा है, शरीर में ज्यादा गठीला बदन है, भारी है, शरीर को उठने में मूवमेंट करने में उसको वक्त लगता है। तो कब प्रकृति वाला है। ऐसे बच्चे जो हमेशा खाते पीते सोते रहते हैं, तो ये इनकी पहचान है। तो ऐसे बच्चों से हम ज्यादा आस नहीं कर सकते, लेकिन उनसे बड़े निर्णयों की आस कर सकते हैं। तो उनको वैसे ही काम दिया जाए परिवार में, एक लंबे प्लानिंग की आस कर सकते हैं, अच्छे लंबे प्लानिंग, 20 साल 30 साल का जो लाइफ का प्लान है। तो इस तरह के लोग साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये इस प्रकार के लोगों का हम जो प्लानिंग है जहां यूज करना चाहिए वहां कर सकते हैं। अब उनकी अपेक्षा जो है, अभी हमारी अपेक्षा है कि उनसे हम ये करें के साथ, तो ये हमारे लिए ये कर दें एक विशेष काम, जो उसकी क्षमता ही नहीं है, नहीं कर सकता है, उसकी प्रकृति में ही नहीं है। नहीं है तो उसको बेहतर ये है कि हमने उसको, हमें जानकारी होगी उसकी प्रकृति की, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड करके हम दूसरे व्यक्ति से, हमारे परिवार के सदस्य से अपेक्षा करते हैं। तो जो अपेक्षाएं जिस व्यक्ति से ना हो करके जब होने लगती है, तो रिश्ते में दरारें आने लगती हैं, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है, वो नहीं कर पाता, उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता, इस वजह से दिक्कतें आती। तो सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए, क्षमता को परखने के लिए, क्षमताओं के साथ काम करने के लिए, मेल जोल बिठाने के लिए भी हमारे प्रकृति की जानने की हमारे को आवश्यकता है। तीसरा कारण आर्थिक कारण हो सकता है। आर्थिक कारण मन, हमें कोई, हम मान लो डील करने जा रहे हैं, बिजनेस के अंदर डील करने जा रहे हैं, सपोज करिए हम एक कंपनी चला रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी की डीलिंग हो रही है, वो उस बंदे से हम बात कर रहे हैं, हम फोन पर कह रहे हैं देखिए हमारा ये प्रोडक्ट है, हमने ये दिखा दिया आपको, आप अब आपको पसंद भी आ गया है, तो आप एग्रीमेंट कर लीजिए कि हम 10 साल 5 साल के लिए आपको सप्लाई देते रहेंगे, रॉ मटेरियल या जो भी मटेरियल हमारा, तो हम एग्रीमेंट कर लें। वो बंदा क्या करेगा, टाल रहा है बार बार आपको, आपके मन में उसके दूसरा फितूर चालू हो जाएंगे, ये चाहता नहीं लगता है, लेकिन वो चाहता है। आप पहले देखिए उसका शरीर भारी है, ऑयली त्वचा है, ऐसा आदमी दिख रहा है, और फिर वो टाल रहा है, तो समझ जाइए वो और समय चाहता है इससे डिस्कशन के लिए, उससे मनन करने के लिए। आपसे नहीं बोल रहा है, बोलता नहीं है, ऐसा आदमी कम बोलता है, बातचीत कम करता है, चाहता तो है, लेकिन यहाँ हमें जानकारी के अभाव में उससे डील कैंसिल होती है और हमें एक बिजनेस के लॉस में चलते हैं। ये समझने की जरूरत है, प्रकृति इसलिए भी जानना जरूरी है। तो चिकित्सक के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से, अब यहाँ पित्त का व्यक्ति होता तो आपसे फटाक से डील करता, साइन करता, आपको कहता तुरंत दो। वात का व्यक्ति आपको कहेगा ऐसा करो आज तो 50,000 का माल दे जाओ, फिर 2 दिन बाद में फिर फोन करके क्या, जब आप 50 का रेडी कर लोगे, फिर आपको 2 दिन बाद फिर कॉल करके क्या, नहीं यार अभी ऐसा करो 25 का भेज दो, तब 50 का भी रहने दो, उसको स्टोर में रखो। तो इस टाइप की डीलिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो हमें क्या क्या जरूरत है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, परिवार को चलाने के दृष्टिकोण से, इसलिए भी प्रकृति जानना जरूरी है। इसलिए हमने ये एक सीरीज चालू की है, हेल्प इंडिया, लाइफ स्टार और कई संस्थाओं को मिलाकर ये ज्वाइंट एक क्लासेस चला रहे हैं। तो ये हमें समझना है, इसकी बारीक तक जाना है, डीप तक जाना है, हमें इसका अभ्यास करना है और हमारे लोगों को भी अभ्यास करना है। तो इससे हम स्वस्थ भी रह पाएंगे और मानसिक स्वस्थ, शारीरिक स्वस्थ दोनों ही अष्टांग का जो रोल है ना, वो पूरा कर पाएंगे, ठीक से हो पाएगा, तब हम स्वस्थ रह पाएंगे। हम शरीर को स्वस्थ रख के मन को स्वस्थ नहीं रख सकते, मन को भी साथ में लेकर जोड़ के देखना पड़ेगा, तब हम, हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। हम खाली शरीर के जांच पड़ताल कर रहे हैं, नमूने ले लें और उससे इम्यूनिटी बिल्ड कर लें, तो नंबर गेम तो हम जीत जाएंगे, लेकिन वास्तविक गेम नहीं जीत पाते। ये नंबर गेम है, तो नंबर गेम और वास्तविक गेम में बहुत फर्क है। मैंने आज रात को तय कर लिया कि मुझे कल व्रत करना है, मैं सो गया, सुबह उठा मैंने शुगर चेक किया,
रात को मैंने 3:30 बजे उठ के मेरा शुगर चेक किया, वो नॉर्मल था। लेकिन जब मैं सुबह 7 बजे उठा और 7 बजे उठ के मैं शुगर चेक करता हूँ, और मेरे को पता है कि मैंने रात को ब्रेन की प्रोग्रामिंग की है, हमने बातचीत की, हमें अपने आप से तय कर लिया कि मुझे कल व्रत करना है, यानी आधे दिन तक हम खाना नहीं खाएंगे। खाना हमको तो शाम को मिलना है या लंच के बाद मिलना है, हम एक टाइम ही खाना खाने वाले हैं। तो इसको, शरीर को चलाने के लिए लीवर अपने आप से शुगर छोड़ देता है। तो हम क्या डायबिटिक हो गए? अब आप चेक करेंगे 400 आ गई, 300 भी आ सकती है, 500 भी आ सकती है। अब एक उंगली में से छोटी वाली उंगली, जो आपकी जो उंगली काम में नहीं आती है, उसमें से शुगर ले लीजिए, और जो सबसे ज्यादा काम में आती है उसमें से शुगर ले लीजिए। दोनों के आंकड़े अंतर है। क्यों? ये प्रैक्टिकल के विषय है, ये इनको समझने का विषय। तो हम नंबर गेम में और व्यवहारिक में बहुत अंतर में चलना की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये विषय बहुत गहरे हैं, डॉक्टर साहब भी उठा चुके हैं इन विषयों को, और इस पे वो सही कह रहे हैं कि इस पे बहुत मनन और गहन की आवश्यकता है। ये जो सीरीज हम चलाएंगे तो इसमें हम और इस पर चर्चा करेंगे। समय के अभाव में हम थोड़ा ऐसे कई मुद्दे हैं और भी उठाने के हो सकते हैं, जिस पर आचार्य जी आज्ञा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और जी प्रभु जी, की आप कृपा सबका से आभार, और पटल मैं के जो सभी सदस्य हैं सभी का समय देने के लिए वंदन, नमन, प्रणाम। मैं चाहता हूं कि जी आचार्य। थोड़ा इस पर अब हमारे जो 4 वक्ता हैं जो कमेंट्स के लिए हमारे साथ हाजिर हैं, तो सबसे पहले चूंकि आयुर्वेद पर बात चल रही है, तो मैं आयुर्वेद की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भावना बहन, और चूंकि उनका एक अगला वेबिनार भी है, हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, जो हमारी, मैं चाहता हूं कि 7:30 बजे तक सभी जो हमारे 4 वक्ता हैं 10-10 मिनट में अपनी बातें रखेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ प्रश्न भी लेते रहेंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग डॉक्टर भावना बहन को बुलाना चाहेंगे कि वो आकर अपनी जो वक्तव्य हैं, इससे रिलेटेड जो दोनों अभी चिकित्सकों ने जो बात रखा, उससे संबंध में डॉक्टर भावना बहन अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज, और किन्हीं का जो भी प्रश्न है उसको। नमस्कार एवरीवन, नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार डॉक्टर प्रशांत सर, नमस्कार डॉक्टर नमस्कार जी। ओंकार जी नमस्कार। नमस्कार सत्यनारायण सर, एंड हेलो टू एवरीवन। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वी आर एबल टू डिस्कस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स हियर। मैं 2 पॉइंट्स पे कमेंट करना चाहूंगी। फर्स्ट